डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 2024 एग्जाम में कौन से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो मैं आपको वो सेलेक्टेड 25 एमसीक्यू यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपके 24 एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला हमने चैप्टर लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके बहुविकल्पीय जो प्रश्न है जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको इसमें से एक ही या दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस नए हैं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको तैयार करना है इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा सामाजिक वर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक प्रभुत्वशाली था, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा वर्ग माना गया था 18वीं शताब्दी में। यहाँ पे 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलीन वर्ग। बिल्कुल का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन एमसीक्यूज को, और यही आपसे पूछे जाएंगे 2024 के अंदर। हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपको दे दिए जाएंगे जो 24 में पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रृंखला के रूप में। पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी करने वाले शख्स का नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो यहां पर जो है मेटरनिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप अभी तक यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, आपने सही से नहीं समझा है, तो इस चैप्टर को हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर जो है 3D एनिमेशन में, यानी कि एक मूवी के फॉर्म में दे दिया है आपको। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और पूरे के पूरे चैप्टर के आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे 3D एनिमेशन में हर नोट्स इसमें प्रोवाइड की गई है। तो आप इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री तो मजाक था, हिस्ट्री तो हमारे को डर लग रहा था, लेकिन हिस्ट्री इतनी डरावनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो कौन सी संधि थी जिसने यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में साबित कर दिया या फिर उसको मान्यता दे दी। तो कौन सी संधि थी ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताइए। बिल्कुल सही आपने समझा है, कुस्तुनतुनिया की संधि के कारण जो है इसको यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा मिला था। तो कुस्तुनतुनिया की संधि, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस आंदोलन ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया था। तो इसका भी हमने जो अभी अभी आपको मैंने थंबनेल दिखाया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया होगा तो आपको आंसर पता होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानीवाद। रोमानीवाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। तो कौन सा वर्ष था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 का वर्ष था, जब सेंट पॉल, क्योंकि उस समय तो संसद होता नहीं था, तो संसद के रूप में जो है फ्रैंकफर्ट संसद ही बनाया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, ये सेंट पॉल चर्च में बनाया गया था। उस समय संसद नामक कोई जगह होती नहीं थी, तो इसलिए सेंट पॉल जो चर्च था काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ पर ही एक संसद का आयोजन किया गया था। इसके बारे में विस्तार से हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिला था ये आपसे पूछा गया, वर्ष आपके सामने है। छठा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में जो है स्वतंत्र राज्य इसको घोषित कर दिया गया था। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। पूरा 3D एनिमेशन में है, एक फिल्म के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझाया गया है। और आगे आने वाला वीडियो जो है भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था उसके बारे में भी हम बताएंगे। अगर आप जो है इस वीडियो को देख लेते हैं, पहला जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, क्योंकि पहला जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो यूरोप में ही हुआ था। ठीक है, यूरोप में भी, वो भी कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो फ्रांसीसी कारण अगर आपने देख लिया कि फ्रांसीसी कारण क्या थे, फ्रांस में जो राष्ट्र उदय हुआ था वो कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद तो आपको जो है भारत का राष्ट्रवाद तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि उसको भी हम 3D एनिमेशन में ही देने वाले हैं। यहाँ पे 7वां जो क्वेश्चन है, कैवूर, मैजिनी और गैरिबाल्डी, इन तीनों के बारे में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर में इनके बारे में सारा विश्लेषण दिया। कैवूर का क्या था योगदान, मैजिनी का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था,
उसके बाद में आपका मैथ्सनी का क्या योगदान था, सारे योगदान हमने बता रखे हैं। और ये क्वेश्चन बड़े बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे तो एमसीक्यू पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन बड़े क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो इनका जो है किस देश के एकीकरण में योगदान था, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सभी का योगदान था वो था इटली के एकीकरण में योगदान। तो का ऑप्शन यहाँ पे फिर से करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस देश को बलपूर्वक 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित कर लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको इसका नक्शा भी मैंने बताया है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना था। तो इसको अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ जाएंगे आपका, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक का नाम जो है वो जाना जाता है यूनियन जैक के नाम से। तो यहाँ पे ग ऑप्शन फिर से करेक्ट होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का चैप्टर, जब हमारा पहला आप 3D एनिमेशन में जो वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसमें पहला ही हमने आपको बताया है कि ये क्या चीज़ है। तो किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जो उसके सपनों का संसार था तथा उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो उसके सपनों में ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। वो कौन सा कलाकार था, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो था हमारा फ्रेडरिक सरायू। फ्रेडरिक सरायू ऐसा था जिसने एक सम्मिलित राष्ट्र रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना की थी, जिसमें उसने एक संयुक्त चित्र बनाया था जिसमें 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें आज के डेट में हम जिसको जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से, उस समय जो है वहाँ पर उस प्रतिमा को भी दिखाया गया था। और उसको हमने विस्तार से एक्सप्लेन किया है हमारे वीडियो में, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है, उसको आप देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया थंबनेल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में हमने सब कुछ समझाया हुआ है। हर आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एमसीक्यू आप देखो। अगर एमसीक्यू आपने नहीं देखा है और पहले आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठाए जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। तो कौन से वर्ष में हुई थी, तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि 1789 ईस्वी में जो है वहाँ पर क्रांति हुई थी फ्रांस में। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय हुआ था। अभी मैंने शॉर्ट्स डाला था नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, तो इसको क्या कहते हैं, नेपोलियन सिविल कोड भी कहते हैं। तो नेपोलियन सिविल कोड को जो लागू किया गया था, ये कब किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब लागू किया गया था तो वो समय था हमारा 1804 ईस्वी में। तो ग ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन जब जैसे ही राजा बना उसने ही उसी समय ही उसी साल नेपोलियन सिविल कोड लागू कर दिया, और 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक जो है नेपोलियन सिंहासन पर बैठा रहा। बाद में इसने जो है इस संहिता को बदल दिया, लेकिन पहले जो इसने काम किया उसके लिए ये देवता बन चुका था सभी लोगों के लिए। 1804 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 13वें क्वेश्चन पूछेगा वियना संधि किस वर्ष हुई थी। तो वियना सम्मेलन की बात हो रहा है, तो यहाँ पे वियना सम्मेलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। तो का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये भी मैंने, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किसको बताया है। फिर भी मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूँगा कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था, तो आंसर हो जाएगा मैथनी को। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में पूछा गया, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, यानी फ्रांस में जब भी कुछ होता है तो बाकी पूरे यूरोप में भी कुछ ना कुछ होता है। मतलब इसका कहना का ये मतलब है, मैंने ये भी समझाया हुआ है उस वीडियो के माध्यम से। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो एमसीक्यू ना सारे रटे हुए हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो एमसीक्यू नहीं है ना, वो जो बनने वाले एमसीक्यू हैं वो भी वहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम कब हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा था हमारे प्यारे से मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस में कुछ भी होगा तो पूरे यूरोप में जो है उसकी हलचल महसूस हो जाएगी। इसी को जब छोटे से एक कहावत के रूप में यहाँ पे डाला गया, जब फ्रांस छींकता यानी कि फ्रांस में कुछ भी होगा तो पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ होगा ही होगा, यानी कि हलचल हो जाएगी, सर्दी जुकाम लग जाएगा। अगला जो है 16वां प्रश्न, इसमें पूछा गया 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर किस साम्राज्य का शासन था। आपको बताना है कौन सा साम्राज्य था। उस समय साम्राज्यों का शासन बहुत ज़्यादा था और मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि साम्राज्य क्या थे और कैसे वो शासन कर रहे थे, क्योंकि जब एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट आपको दे रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा वो बुक। लेकिन जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर ही बना दिया, पूरा का पूरा वीडियो जो है पिक्चर के माध्यम से 3D एनिमेशन में समझा दिया है, ताकि आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। और एक बार आपने स्टोरी देख ली तो गारंटी देता हूँ 3 घंटे की जैसे मूवी देखते हैं तो आप तो 3 घंटे की मूवी याद कर लेते हो, तो मैंने तो 1 घंटे का ही वीडियो बनाया, 1 घंटे का आपको आसानी से मूवी जो है याद हो जाएगी। तो उस मूवी को जरूर देखें, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर किस साम्राज्य का शासन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हैब्सबर्ग। ठीक है, हैब्सबर्ग जो है आपका उस समय इसका साम्राज्य था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का ध्यान रखिएगा, जर्मनी का पूछा गया है। तो जर्मनी का जो है आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी ज से है तो ज से जर्मनी का जर्मेनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ज से जर्मेनिया, ज से जर्मनी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ग ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आइए, किस स्थान पर मैसिनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। अगर आपने वीडियो देखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमारा, अगर आपने वीडियो देख लिया है 3D एनिमेशन में, तो आपको इसका भी आंसर पता होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को मिस मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक भी चैप्टर के अंक ना खो पाए अपने एग्जाम में, तो उन वीडियोस को जरूर देखें जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। और उस वीडियो को अगर आप लेट जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, तो यहाँ देखिए, इस वीडियो को आपको देखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको जो है इसकी लिंक दे दी जाएगी। इसको आपको देखने के बाद में यकीन हो जाएगा कि वाकई में हिस्ट्री कितनी आसान है। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका आंसर हम पहले बताएंगे। यंग इटली नामक जो स्थापना की थी वो कौन सी जगह पे की थी मैसिनी ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मार्सेई में की थी। ठीक है, ये भी मैंने उसमें बताया कि मार्सेई में जो है उसने यंग इटली की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन में, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। इस नारी रूपक का नाम क्या था। तो भैया देखो, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की बात पूछी गई है, जर्मनी की नहीं पूछी गई है, फ्रांसीसी क्रांति की पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो पूछा गया था, फ्रांसीसी क्रांति में मारियान। ठीक है, तो मारियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, किस वर्ष इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपने आंसर बिल्कुल सही गैस किया है। आंसर हो जाएगा इसका कि 1707 ईस्वी में जो है वो समझौता हुआ था, जिसके स्वरूप जो है एक्ट ऑफ यूनियन नामक जो है एक समझौता माना गया था, और उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। ठीक है, इसके ऊपर जो है इंग्लैंड ने कब्जा किया था। तो ये है 1707 ईस्वी की बात। तो का ऑप्शन जो है 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन मात्र देखने वाले हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यूपी बोर्ड में पूछा गया है ये 2022 में, और इसके अलावा जो है इसको बहुत सारे सालों में भी पूछा गया है, लेकिन आपका मेन जो मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो निभाई थी, उनका नाम क्या था, तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं, सही, बिस्मार्क। तो यहाँ पर जो है ऑटो वान बिस्मार्क जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेडरिक सरायू कलाकार थे, कहाँ के कलाकार थे, अभी मैंने बताया था फ्रेडरिक सरायू के बारे में सारा का सारा, जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति की एक कल्पना की थी, और उनका नाम क्या था, तो आप जानते हैं फ्रेडरिक सरायू, और ये कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी कलाकार थे। तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, 22वां आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, और ये भी एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड में जो है 2022 में पूछा गया, 2022 में ये भी पूछा गया, 2022 में ये भी पूछा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये।
और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ये तो सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये जब आरंभ हुआ था तो ये हुआ था आपका यहाँ पर 1914 में। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। इसके बाद जो है 24वां क्वेश्चन और 25वें क्वेश्चन में हमारा ये जो है चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में फिर से 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है, और हमने उस समय भी बताया था बच्चों को। तो यहाँ पर जो है नेपोलियन की पराजय जो हुई थी, ये हुई थी, बिल्कुल सही आपने प्रिडिक्ट कर लिया है, 1815 में। मैंने बताया कि 1804 से लेकर के 1815 तक जो है ये कौन था राजा फ्रांस का? वो था नेपोलियन। और 1815 के एंड में जो है इसने चार देशों से जो है 3 देशों से युद्ध किया, और तीनों देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था। इसका अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मैंने बता दिया है कि ये है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को एक बार 3D एनिमेशन में देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है, जैसे लगेगा कि आप मूवी देख रहे हैं। और एक बार में ये चैप्टर याद ना हो जाए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो ये भी देखो 2022 में यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है। और यूपी बोर्ड जो है पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है, जो सीबीएसई को भी मात देता है एक बार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अगर इन यूपी बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो आपका आसान हो जाता है सब कुछ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि यूपी बोर्ड का पढ़ें। हम जो है आपको आसानी से जो भी क्वेश्चंस उपलब्ध करा रहे हैं, मिनिमम क्वेश्चंस उपलब्ध कराएंगे जो आपको बेस्ट ऑप्शंस देंगे, आप एग्जाम में 100% परिणाम ला सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था उस देश का नाम जो है वो हैगा फ्रांस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यूरोप में ही फ्रांस है आपका। तो ये है आपका आंसर। और आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो 25 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में 2024 के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो कृपया करके इस क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं थंबनेल देने वाला हूं, इस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी आपके सामने स्क्रीन पे इसका थंबनेल स्क्रीनशॉट आने वाला है, उसको टच करते ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए आपने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर खत्म कर दिया। उसको दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में या फाइनल ईयर एग्जाम में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जो है बेहतरीन समझाने की कोशिश की होगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर जो हमने 3D एनिमेशन में बनाया है, इससे आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आपको ये चैप्टर जो है आपके दिमाग में एक पिक्चर के रूप में छप जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और कोई भी शंका हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।